डेट देखा था और इन 3 भागों में विभाजन के क्रम में हमारे पास सबसे बड़ा भाग जो देखने को मिला था, जिसे हमने क्या कहा था, सेंट्रल हाईलैंड कहा था, मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया था। ठीक इसी में हमारे पास क्या है, मध्य भारत का पठार वाला हिस्सा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस जगह से देखने के दौरान भिंड का कुछ हिस्सा यहाँ से हटता है, दतिया वाला रीजन आराम से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चला जाता है ना। हालांकि इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा मैप में गड़बड़ टाइप से दी है, क्योंकि मध्य भारत के पठार को यहीं से काट दिया गया है, जबकि मध्य भारत का पठार थोड़ा नीचे की ओर से जाता हुआ इस तरीके से होकर गुजरता है ना। तो थोड़ा सा मैप में जो आर्टिफिशियल मैप रहते हैं उनमें ये दिक्कतें आती हैं, इसी के कारण मैं प्रेफर करता हूँ कि हाथों से बनाकर बताया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक इसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल रहा होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग हमारे पास कौन सा देखने को मिल रहा है, मालवा का पठार। और मालवा का पठार ये जो क्षेत्र हमारे पास है, जिसे सागर वाला क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ तक आराम से विस्तृत देखने को मिलता है। अब देखिएगा इसी में मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार को ऊपर तक सीमित कर दिया गया है ना, जब तक कि ये नीचे तक इस जगह तक आया है, सागर वाले रीजन तक ये शिफ्ट हुआ है। ठीक तो ये हमारे पास देखने को मिल रहा है, जिसमें मालवा है, रीवा पन्ना है, बुंदेलखंड वाला रीजन है, पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड है, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का आकार कैसा है, कोई बताएगा? अब कुछ पढ़ लिया। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइप से आई है, और इस टाइप से आने के दौरान ये ऐसे गई है। तो कुछ आकार ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास एक क्रीसेंट शेप है या चंद्रमा जैसा आकार है, कि एक साइड से बढ़ती हुई थोड़ा नीचे की साइड गई है और फिर ऊपर गई है ना। और इसमें विशेष रूप से जो मैकल श्रेणी है, मैकल का पठार है या मैकल का पर्वत है, इसका तो आकार पूर्ण रूप से कैसा, चंद्राकार हमें देखने को मिलता है ना। तो कई बार प्रश्न आया है कि मैकल श्रेणी का आकार कैसा है, तो कैसा है, कैसा है, चंद्राकार। हाँ ठीक, 2.5 किलो का सिर हिलाने की जगह 2.5 ग्राम की जवान हिलाया कर, है ना। तो कैसा आकार है, चंद्राकार आकार हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसी में दूसरी चीज जो आपको समस्या थी, या आप कह रहे थे कि सर आप एक बार बता देना, क्या बता देना, कि जिले कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है ना। तो अगर जिलों को, जैसे मैप आपने यहाँ पर देखा, मैप देखने के बाद आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए। क्या आता है भाई साहब, श्योपुर, श्योपुर के बगल से मुरैना, मुरैना के बगल से हमारे पास भिंड, इसके भिंड के नीचे दतिया, बगल से क्या आता है साहब, ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे क्या आया, शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे हमारे पास अशोकनगर, और अशोकनगर के बगल से गुना, गुना से और नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आगर मालवा और राजगढ़ वाला एरिया। राजगढ़ से अगर साइड में चलते हैं हमारे पास, आगर मालवा से साइड में चलते हैं उज्जैन, उज्जैन के बगल से रतलाम, रतलाम से ऊपर मंदसौर, मंदसौर से ऊपर नीमच। ठीक, यहाँ तक। अब अगर हम आए वापस, कहाँ पर आए साहब, अपने रतलाम पर वापस आए। रतलाम से जैसे ही नीचे आते हैं तो हमारे पास धार और झाबुआ लगता है, झाबुआ से नीचे अलीराजपुर वाला एरिया लगता है, अलीराजपुर के बगल से धार, धार के नीचे बड़वानी, बड़वानी के बगल से क्या आ जाता है, खरगोन, खरगोन के और आगे चलते तो खंडवा, खंडवा के नीचे बुरहानपुर, खंडवा से आगे चलते तो हरदा, बैतूल, बैतूल से आगे चलते तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था, आज छिंदवाड़ा से अलग हुआ है पांडुरना, पांडुरना के ऊपर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से जैसे ही आगे चलते सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, है ना। तो यहाँ से चलते तो क्या आएगा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर, अनूपपुर से ऊपर चलते शहडोल, शहडोल से और ऊपर चले तो सीधी, सिंगरौली, और सिंगरौली से जैसे ही आगे चलते तो दोबारा से सीधी आ जाता है, क्योंकि यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों से बाउंड्री बनाता है सीधी। ठीक, हाँ। इसके बाद चलते हैं मऊगंज, मऊगंज से चलते हैं रीवा, रीवा से जैसे ही चलते हैं तो सतना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, है ना। अब छतरपुर के नीचे जैसे ही आते हैं तो दमोह, सागर, और वापस हम अशोकनगर पर
पहुंच जाते हैं। ये क्या है सर, इसके बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम एक बार इन्हें ब्लैंक मैप में बनाकर देखें तो आपको एक बार दिखाई देंगे सारे डिस्ट्रिक्ट। बनवाने में मदद करोगे? क्योंकि मैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला आदमी, भूल जाता हूँ, गजनी टाइप का हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, है ना। चलिएगा, तो बनवाने में मदद कीजिएगा भाई साहब। यहाँ पर क्या आएगा? श्योपुर। श्योपुर के बाद यहाँ पर क्या आएगा? मुरैना। मुरैना के बगल से यहाँ पर भिंड। भिंड के नीचे यहाँ पर दतिया। दतिया के यहाँ पर ग्वालियर। इस जगह पर शिवपुरी। शिवपुरी के यहाँ पर गुना, और इस जगह पर अशोकनगर। ठीक। अब जैसे ही यहाँ आते हैं, गुना से आते हैं, तो क्या आएगा? राजगढ़। राजगढ़ के बगल से आगर मालवा, और आगर मालवा से जैसे ही आगे चलते हैं तो रतलाम। रतलाम के नीचे उज्जैन। उज्जैन के नीचे हमारे पास धार। इस जगह पर क्या आ जाएगा? झाबुआ। यहाँ पर अलीराजपुर। अलीराजपुर के नीचे बड़वानी। चलो साहब, रतलाम के ऊपर क्या आता है? मंदसौर। मंदसौर से ऊपर नीमच। चलिए, बड़वानी से जैसे ही आगे चले तो क्या आया? खरगोन। खरगोन के यहाँ पर क्या आया? खंडवा। खंडवा के नीचे बुरहानपुर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही क्या आएगा? बैतूल आएगा। पक्का? मांडू आएगा? हाँ। हरदा। हरदा के यहाँ पर ये क्या आएगा? पांडुर्णा। पांडुर्णा के ऊपर इस जगह पर क्या आ जाएगा? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा के आगे हमारे पास क्या आएगा? पहले बैतूल आएगा। पक्का? चलो एक बार फिर से देखो। हरदा, हरदा के बाद बैतूल है। अच्छा, यहां पर इस जगह पर, हाँ जी, चलिए। हाँ, गलत हो गया। इस जगह पर क्या आएगा? बैतूल। इस जगह पर छिंदवाड़ा। और ये क्या आएगा? पांडुरना। अच्छा, इसके आगे चलो तो सिवनी। सीधा सीधा सिवनी। सिवनी के बाद बालाघाट। बालाघाट से ऊपर मंडला। मंडला से ऊपर डिंडोरी। डिंडोरी के ऊपर अनूपपुर। अनूपपुर से ऊपर शहडोल। शहडोल से ऊपर सीधी। और सीधी के यहाँ पर सिंगरौली। ठीक, सीधी आगे यहाँ तक लगा हुआ है। जैसे ही आगे चलेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? हाँ, रीवा आएगा। मऊगंज आएगा। मऊगंज, और मऊगंज के नीचे रीवा। और आगे चले तो पन्ना के सतना। सतना। चलिए साहब, सतना। सतना से आगे चले तो पन्ना। पन्ना से आगे चले तो छतरपुर आएगा, टीकमगढ़ आएगा। हाँ, छतरपुर आएगा, टीकमगढ़ आएगा। छतरपुर आएगा। चलो साहब, कर देते हैं। देखो, आप लोग बताते चल रहे हो, है ना। और छतरपुर से आगे अपने पास क्या आ जाएगा? आगे इस साइड आएगा कि नीचे की ओर आएगा? है, ऊपर की ओर आएगा। चलो साहब, टीकमगढ़। फिर इससे नेवाड़ी। छतरपुर के नीचे क्या आएगा? सागर आ जाएगा। चलिए, इसके बगल से क्या आ जाएगा? दमोह। दमोह के पास क्या आ जाएगा? कटनी। कटनी के नीचे जबलपुर। यहां पर क्या आ जाएगा? उमरिया। ठीक है। चलो, और आगे बढ़े। हाँ, नरसिंहपुर। चलो भाई साहब, नरसिंहपुर कर देते हैं। और हार। हार तो ये आ गया भाई साहब। हाँ, होशंगाबाद। चलिए साहब,
होशंगाबाद, इसके पास रायसेन, चलिए रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हाँ, देवास, देवास के पास इंदौर, हाँ, शाजापुर, और कोई बचा? हाँ, हो गए पूरे। मैहर बचा हुआ है भाई साहब। सतना के ऊपर आएगा, सतना के नीचे है? नीचे है। याद तो थे तुम लोगों को। हाँ, ऐसे ही तनाव ले रहे थे जीवन में। सर एक बार आप तनख्वाह आप लेते हो, आप नहीं बताओगे तो कैसे मजे आए, है ना? ठीक, तो इस तरीके से आप एक बार ब्लैंक मैप में भरकर देखिएगा, कम से कम एक बार बिना देखे। हो सकता है कि ऊपर नीचे गलतियां करो, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक उन्हें सुधारेंगे नहीं, है ना? चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, है ना? प्रदेश की प्रमुख नदियां। अब नदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, नदी किसे कहेंगे? कोई बताएगा? पानी बहता है तो उसे नदी कह देते हैं। और कोई? तो पहाड़ों के बीच में से निकलेगी तो नदी कह देंगे, पहाड़ से नहीं निकली तो नदी नहीं कहलाएगी। अच्छा, पानी का बहाव चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, अगर रुक गया तो नदी नहीं होगी। हाँ, देखिए, ऐसा जलीय क्षेत्र, है ना, अ वाटर रीजन विच हैव ओरिजिनेटेड एंड इट्स melting point with a river or sea, that is called the river। यानी कि ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका के किसी स्थान से उद्गम हुआ है, जिसमें फ्लो करने की क्वालिटी होती है, बहने की क्षमता होती है, और वो अपना मुहाने का निर्माण करती है। अब वो मुहाना कहाँ पर बनाया जा सकता है सर? हमारे पास या तो किसी नदी में मिल जाएगी, या फिर वो किसी समुद्र में जाकर मिल जाएगी। तो ऐसे बहते हुए जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी कह दिया जाता है। ठीक, अब इसको हमारे पास अगर हम बात करें तो नदियों में, जैसे अभी बोला कि सर वो साल भर बहनी चाहिए, तो जी नहीं, कुछ नदियां ऐसी आती हैं जिन्हें चौमासी नदियां कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर बरसात के समय पर बहती हैं, और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिन्हें 12 मासी नदियां कहा जाता है, जो कि साल भर बहती हैं। भारत में अगर हम बात करें तो ऐसी नदियां जिनका के ओरिजिनेशन ग्लेशियर से हुआ है। ग्लेशियर मतलब हिमालय वाले रीजन से हुआ है। बोकरचू ग्लेशियर हमारे पास, चोमडोयांग ग्लेशियर हमारे पास देखने को मिल जाता है, अंगचेंग ग्लेशियर हमें देखने को मिल जाता है, जिनका उद्गम ग्लेशियर वाले रीजन से हुआ है, यानी जहां पर बर्फ हमेशा पिघल कर उनके वाटर की सप्लाई को पूरा करती रहती है। साधारणतः ऐसी नदियां भारत में 12 मासी देखने को मिलती हैं। तो जो कि उत्तरी भारत की सारी नदियों में अधिकतम नदियां कैसी हैं? 12 मासी हैं, और जिनका ओरिजिनेशन ग्लेशियर से हुआ है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए कि सर दक्षिण भारत में या पेनिसुलर रीजन में या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तो ग्लेशियर है नहीं, फिर वहां पर नदियों का उद्गम कैसे हुआ है? तो देखिएगा, उस जगह पर नदियों के उद्गम होने के पीछे कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन के वहां का अंडरग्राउंड वाटर टेबल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दूसरा कारण है कि वहां पर जल को भराव के लिए या भरने के लिए पर्टिकुलर एक एरिया मिल जाता है, यानी कुंड होगा, ताल होगा, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी। और तीसरा यह है कि वहां पर जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की पाई जाती है, यानी कि अधिकतम वर्षा वहां पर हमें उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऐसी जगहों से प्रायद्वीपीय भारत में नदियों का उद्गम हुआ है। चाहे अगर हम बात कर लें तो हमारा जैसे नर्मदा वाला रीजन है साहब, अमरकंटक वाला क्षेत्र है ना, तो अमरकंटक वाले क्षेत्र से हमारे पास इसका उद्गम हुआ है, नर्मदा कुंड है यहाँ पर।
है ना। इसके अलावा साहब गोदावरी का बात कर ले तो गोदावरी नदी हमारे पास जो देखने को मिलती है वो कहाँ से निकलती है सर? त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है ना। तो वो पश्चिमी घाट पर्वत वाला हिस्सा है, तो वहां से जल की सप्लाई आराम से पूरी हो जाती है। ठीक, इसी के नीचे अगर गोदावरी के नीचे कृष्णा की बात करें तो कृष्णा हमारे पास कहाँ से है सर? इसका, हाँ, कर्नाटक कृष्णा? जी नहीं, कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही है। और कहाँ से देखने को मिलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से देखने को मिलती है। जबकि कावेरी है, कावेरी कर्नाटक से है ना, ब्रह्मगिरी पर्वत से देखने को मिलती है। और कहते हैं कि इसका जो उद्गम हुआ है हमारे पास वो ताल से हुआ है, कावेरी ताल से हमारे पास इसका उद्गम देखने को मिलता है। तो इस दौरान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी पेनिसुला इंडिया की रिवर का ओरिजिनेशन हुआ है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो उद्गम हुआ है, या तो किसी पर्वत के ऐसे क्षेत्र से हुआ है जहां पर के मानसून ज्यादा पाया जाता है ना, बरसात ज्यादा होती है। अगर आपका ज्योग्राफी हुआ होगा तो जलवायु के दृष्टिकोण से आपने जब बरसात पड़ी होगी तो उसमें आपने पवन आमुख और पवन भिमुख क्षेत्रों के बारे में देखा होगा, विंडवर्ड एरिया या विंडवर्ड स्लोप और लीवर्ड स्लोप के बारे में। ज्योग्राफी हो गई है? हो गई है। जलवायु में आपने विंडवर्ड स्लोप और लीवर्ड स्लोप नहीं देखा है? हाँ, किस ओर से हवाएं आती हैं और पर्वतों से टकराती हैं तो इसे पवन आमुख एरिया कहा जाता है ना। और सबसे ज्यादा बरसात पर्वत के इसी छोर पर होती है। ठीक, इसे हम कहते हैं विंडवर्ड स्लोप। ठीक, और जब हवाएं ऊपर से पर्वत को पार करके जाती हैं तो दूसरी ओर इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। और इसी के कारण इस क्षेत्र में हमारे पास एक रीजन बनता है जिसे कहा जाता है पृष्ठी छाया क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं, रेन शेडो रीजन कहा जाता है ना। और इस जगह पर साउथ इंडिया वाले रीजन में रेतीली मिट्टी का विकास हुआ है, जो कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है उससे लगा हुआ जस्ट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अरब सागर से हवाएं आती हैं तो सबसे ज़्यादा बरसात पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी छोर पर करती हैं, फिर हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं और इसके ऊपरी भाग पर बरसात करती है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 140 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है ना। और जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ से 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और यहाँ आगे बढ़ती है तो यहाँ पर लगभग 55 सेंटीमीटर, जो कि रेगिस्तानी बरसात वाला माना जाता है रीजन, वो बारिश होती है। तो ये क्षेत्र साधारणतः सूखा देखने को मिलता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो भाई साहब, वृष्टि छाया क्षेत्र से तो नदियों का ओरिजिन होगा नहीं। नदियां नॉर्मली इस 75 से 100 सेंटीमीटर वाले बरसात वाले रीजन पर विश्वास करती हैं और इन्हीं के कारण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम हुआ है ना। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हालांकि बहुत नदियां हैं, है ना। अगर यहां पर बात की जाए तो प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां भारत में पाई जाती है ना। भारत में इतनी सारी नदियां हैं, इसी के कारण यहाँ के लोगों को खाद्यान्न की कभी कोई समस्या नहीं रही। स्वच्छ पानी मिला है, अच्छी आबो हवा मिली है, अच्छी फसल मिली है, और इसी के कारण यहाँ के लोग आलसी हो गए, है ना। ठीक, क्योंकि ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, तो अब इस दौरान अगर हम देखें तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा नदियां कहां पर देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ठीक, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग मान्यता प्राप्त 214 नदियां हमें देखने को मिलती हैं। मात्र 214। हाँ, मात्र। आपको क्या लगा था कि सर होंगी, दो चार नदियां होंगी? हाँ, दो चार नदियां होंगी साहब। हाँ, मान्यता प्राप्त लगभग, जिनको कि माना गया है, सरकार की तरफ से ऑथराइज किया गया है, 214 नदियां हमारे पास मान्यता प्राप्त देखने को मिलती हैं। ठीक, अब एक चीज और आती है, आपने एक शब्द सुना होगा, नदी घाटी
मैंने केवल पूछा नदी घाटी। परियोजना अपनी साइड से जबरदस्ती काहे ऐड कर रहे हो? हाँ, एक होता है नदी घाटी, है ना, एक होता है हमारे पास अपवाह तंत्र, और एक शब्द होता है अपवाह क्षेत्र। ये तीन शब्द आपने जब भी नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखिएगा। हमारे पास नदी जब भी बहती है तो बहने के दौरान कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ है, और जहां से ओरिजिन हुआ है ऐसा तो है नहीं कि वहां से ही इतना ज्यादा पानी निकला कि नदी को और किसी की जरूरत नहीं है, भरपूर मात्रा में पानी मिल गया इसको। नहीं, क्या होता है, ये जब बहती है तो बहने के दौरान अपना एक ढाल का पालन करती है, ढाल का पालन करते हुए बहती है। लेकिन इसी नदी में कई नदियां और आकर मिलती है जिन्हें सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते, है ना, सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज की संज्ञा दी जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यानी कि एक मुख्य नदी होती है और बाकी उसकी क्या होती है, सहायक नदियां होती है। ठीक, तो मुख्य नदी और सहायक नदी ढाल के जिस सहारे से होकर बहती है, तो ढाल से अगर बहेंगी तो वहां पर क्या होगा, गॉर्ज बनेंगे, घाटियां बनेंगी। ठीक, तो मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा बनाए हुई ढालनुमा घाटी को क्या कहा जाता है, नदी घाटी कहा जाता है। ठीक, और इसी के दौरान ये जिस क्षेत्र से होकर बह रही है इनका क्या है, फ्लो एरिया है ये, है ना, यहां से यानी फ्लो एरिया कह लो या ड्रेनेज एरिया जिसे कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, तो इनका ड्रेनेज एरिया है ये, यानी कि अपवाह क्षेत्र है। तो ये जिस क्षेत्र से बह रही है उसको क्या कहेंगे, अपवाह क्षेत्र कहेंगे। और ये जो सिस्टम विकसित हुआ है, ये जो तंत्र विकसित हुआ है उसे क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहा जाएगा। बात वही है, एक होगी मुख्य नदी और बाकी क्या होंगी उसकी सहायक नदी। बस अगर वो घाटियों का निर्माण कर रही है तो बोलेंगे नदी घाटी, जिस क्षेत्र से बह रही है उसे कहेंगे अपवाह क्षेत्र, और जिस तंत्र का या जिस जालनुमा आकृति का निर्माण कर रही है उसे क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कह दिया जाएगा। क्लियर, यहां तक दिक्कत नहीं। अब इसी दौरान अगर हम बात करें तो इस तरीके का मध्य प्रदेश में कोई एक नदी तो है नहीं साहब, 214 नदियां हैं। ठीक, और 214 नदियों में ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही नदी से सारी नदियां जाकर जुड़ गई हो, नहीं है ना। जैसे चंबल है, चंबल जाकर यमुना में चली जाती है, पैन गंगा और वर्धा है गोदावरी में नीचे चली जाती है हमारे पास, है ना। अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा में हमारे पास क्या है, कह सकते हैं कि दूधी है, गंजल है, शक्कर है, हथनी है, बंजार है, ये सब नर्मदा में मिल जाती है। ताप्ती वाला रीजन है, ताप्ती अपना अलग ही अपवाह तंत्र विकसित कर लेती है, उसकी अलग सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश में कोई एक अपवाह तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक, यानी एक रिवर सिस्टम हमारे पास प्रदेश में नहीं है। तो साहब फिर कितने रिवर सिस्टम है ना, कितने नदी तंत्र हैं। और पढ़ने के दृष्टिकोण से हम सर ऐसा पढ़े कि उन्हें रटना ना पड़े, है ना, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं साहब, जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड करने का तरीका क्या है कि साहब प्रदेश की नदियां अपना मुहाना दो ही जगह जाकर बनाती हैं। हाँ, दो ही जगह जाकर बनाती हैं। कहां कहां, या तो भाई साहब ये जाएगी अरब सागर में, या फिर कहां पर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। बस अब थोड़ा सा हमने इसे क्या कर लिया, तोड़ लिया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती है, जो मुख्य नदी है। तो अरब सागर में एक मुख्य नदी हमें देखने को मिलती है जो प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसे कहा जाता है नर्मदा। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी हमारे पास कौन सी जाकर मिलती है, ताप्ती। और तीसरी भी है क्या कोई, माही, है ना। अगर हम यहां पर बात करें बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी है साहब, हाँ, कौन बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है, भगवान कसम, प्रदेश की कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर डायरेक्ट नहीं मिलती।
ये ध्यान रखना। और देखो, ऐसे घबराया मत करो कि पता पड़े कि यार मेरे मुंह से निकल गई और उसके बाद सर ने देख लिया, अब तो क्लास के बाद सर पीटेंगे ना। मैं किसी को नहीं, है ना, ठीक, बोलिए, ठीक। जब तक आप बोलने की क्वालिटी या बोलने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक जो झिझक है आपके अंदर वो खत्म नहीं होगी, और झिझक खत्म नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा, है ना। तो आपको अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कोई भी नदी सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो सर कहाँ कहाँ पर, यानी कि अन्य नदी तंत्रों से जाकर मिलती हो। जैसे कि अगर हम प्रदेश की उत्तरी नदियों की बात करें तो ये किस में जाकर मिलती हैं, गंगा व यमुना में, गंगा और यमुना में जाकर मिलती हैं, ठीक। अच्छा, और अगर हम बात करें तो चलिए साहब, उत्तर के बाद जैसे ही नीचे की ओर आते तो हमें पता है कि सर हमने देखा था कि कुछ नदियां प्रदेश की छत्तीसगढ़ साइड गई, और छत्तीसगढ़ साइड कौन सी नदी देखने को मिलती है, महानदी हमें देखने को मिलती है, जो कि कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा, महानदी। अगला अगर हम बात करें थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो वर्धा, बैनगंगा इत्यादि जाकर कहां पर मिल रही है, गोदावरी में जाकर मिल रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गोदावरी हमारे पास हो जाएगा। तो साहब प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही, बैनगंगा, वो गोदावरी, गोदावरी के अलावा अगर हम बात करें तो महानदी और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमें देखने को मिलता है। हाँ, मेघना, मेघना किसका नाम है, हाँ, बांग्लादेश में बराक नदी। अच्छा, बराक नदी या बराकार नदी जिसे कहते हैं, कहां से निकलती है भैया, अमरकंटक से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बराकार नदी जो हम देखते हैं झारखंड के पठार से निकलती है ना। और उसी पर हमारे पास एक वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हुंडुरु वाटरफॉल, और जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। तो बराकार नदी का तंत्र हमारे मध्य प्रदेश के नदी तंत्र में शामिल नहीं होता है ना। चलिएगा, तो यहां पर अगर बात पूछी जाए, एक बार प्रश्न आ चुका था कि प्रदेश में कितने नदी तंत्र पाए जाते हैं, या फिर प्रदेश में कितने ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, या रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो कितने देखने को मिलते हैं, टोटल 6 हमारे पास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। इसके अलावा गंगा और यमुना नदी तंत्र, महानदी नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र। टोटल 6 ड्रेनेज सिस्टम एमपी में मौजूद है, ठीक। अब इसमें एक चीज आती है कि साहब सबसे बड़ा कौन सा, ठीक। तो सबसे बड़ा तो साहब चाहे भारत की बात कर ले या मध्य प्रदेश की बात कर ले, सबसे बड़ा नदी तंत्र तो कौन सा है, गंगा है, ठीक। जबकि प्रश्न को हल्का सा घुमा दिया जाए कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का वो नदी तंत्र कौन सा है जिसका सबसे बड़ा भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, अगर प्रश्न ऐसे घुमा दिया जाए, क्योंकि गंगा और यमुना नदी तंत्र का ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, लेकिन उस नदी तंत्र का जिसका के सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है तो नर्मदा का आता है। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा है, तो भाई साहब गंगा और यमुना नदी तंत्र सबसे बड़ा है। लेकिन मध्य प्रदेश की नदी तंत्रों का कौन सा भाग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आता है, तो नर्मदा नदी तंत्र का आता है। चलिए, और दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि साहब मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा आता है, नर्मदा नदी तंत्र आता है, ठीक। तो पहला सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है साहब, गंगा नदी तंत्र, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, नर्मदा नदी तंत्र देखने को मिलता है, ठीक। अब देखिएगा एमपी की नदियों के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि ये कुछ रिवर्स हमारे पास देखने को मिल रही हैं, है ना, जिसमें सबसे मुख्य रूप से अगर हम चर्चा करेंगे तो अभी हाल फिलहाल पे नर्मदा रिवर की करेंगे, नर्मदा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे।
कल करेंगे, कौन बोला कल करेंगे? पाप लगेगा, पाप, है ना? जो कल कल करता है ना, यमराज उसे लेके जाएगा, गरम तेल में पकौड़े तलेगा उसके। हाँ, ठीक। तो नर्मदा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करने से पहले अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार डिक्टेट कर लेते हैं या लिख लेते हैं, जिससे कि आपको नोट्स में रहे। अन्यथा पढ़ा तो था सर, भूल गए। हाँ, सही बात है। चलिएगा। हाँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, पहला हेडिंग डालिएगा, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र लिखना, आराम से ही। हाँ, लिखना। जब कोई नदी किसी स्थान से किसी स्थान से निकलती है, तथा अपना एक स्वतंत्र अपना एक स्वतंत्र बहाव क्षेत्र का बहाव क्षेत्र का निर्माण करती है। और विभिन्न स्थानों पर उस नदी से उस नदी से कई सहायक नदियां जुड़ती जाती हैं। जुड़ती जाती हैं। तो मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा विकसित तंत्र को सहायक नदियों द्वारा विकसित तंत्र को नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहा जाता है। विकसित तंत्र को नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहा जाता है। तथा ये जिस क्षेत्र से होकर बहती हैं, क्षेत्र से होकर बहती हैं, उसे उसे नदी घाटी व अपवाह क्षेत्र कहते हैं। नदी घाटी व अपवाह क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण लिख लेना भले ही, नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा या अगली हेडिंग डालिएगा,
मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र। ठीक, लिखना कुल 6, कुल 6, टोटल कितने हैं 6 हैं। ठीक, और अब ये बना लीजिए, एक अरब सागर लिख लेना एक साइड और दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी, क्योंकि उससे हमें ये भी पता रहेगा कि कौन सी अरब सागर में जाकर मिल रही है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। लिख लिया? ठीक, अच्छा, अब मैं कुछ चीज जानना चाहूंगा आप लोगों। हाँ, अगर मान लीजिए, जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्मली जब पूछा जाता है या बोल ऐसे ही लोग बाग आपको मजे लेने के लिए कि तैयारी करने जा रहे हैं, बोला हाँ, है ना, भोकाल मेंटेन करने के लिए, तो पूछते अच्छा ये बताओ, जलोढ़ पंख किसे कहेंगे, जलोढ़ शंकु किसे कहते हैं, जल गर्तिका किसे कहा जाता है, क्षिप्रिका किसे कहते हैं, अवनवन कुंड किसे कहा जाता है, जल प्रपात किसे कहते हैं। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ, जलप्रपात, झरना, अच्छा, बस ये कह दोगे झरना, उसे जलप्रपात कह देंगे। जल प्रपात, जल का ऊंचाई से पात होना, जल का पात होना, और पात कहाँ से होगा, ऊंचाई से। तो जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, और उसको आप ये मत कह दीजिएगा कि झरना कहते हैं, नहीं, उससे निर्मित आकृति को झरना कहा जाता है, समझ गए। जल ऊंचाई से गिरता है, वाटर का फॉल होता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं, और उससे निर्मित आकृति को, जो हमारे पास जो बनती है लैंड टोपोलॉजी, उसे झरना कह देते हैं साधारण भाषा में। ठीक, अच्छा चलिए, झरने के बारे में तो पता है, क्षिप्रिका, जलगर्तिका, अवनवन कुंड, झील किसे कहेंगे, हाँ, अच्छा, कोई क्षेत्र है जिसमें पानी इकट्ठा है, अच्छा, तो कोई क्षेत्र है जिसमें पानी इकट्ठा है, उसे अगर आप झील कह रहे हो तो तालाब किसे कहोगे, हाँ, समुद्र के किनारे झील होती है, तो राजस्थान की सामर झील कौन सा समुद्र लग रहा है, उत्तराखंड का हमारे पास नौकुचिया ताल है, कंकाल ताल है, उसमें कौन सा समुद्र लग रहा है? मानस वाला झील है, भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम पे त्योंगस्मो लेक है, उसमें कौन सा समुद्र लग रहा है? झील का विस्तृत स्थान होता होगा, तालाब का छोटा स्थान होता होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने कई झीलें ऐसी भी देखी है जो भोज तालाब से छोटी है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, झील और तालाब में बहुत समानता होती है कि भाई साहब, एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा,
और पानी इकट्ठा होने के दौरान वो पानी क्या है, एक विस्तृत भूभाग पर फैला होगा, ठीक। लेकिन इसी को तालाब भी कह सकते हैं, इसी को झील भी कह सकते हैं। अंतर क्या है उसमें? अंतर मात्र इतना रहता है कि झील के अंदर कोई ना कोई वाटर सोर्स कनेक्टेड रहता है और तालाब के अंदर कोई वाटर सोर्स कनेक्टेड नहीं रहता, ठीक। यानी कि उस झील से पानी का निकास और उसमें नया पानी आना जाना लगा हुआ रहता, ठीक। तब उसे झील कहेंगे, ठीक। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो बेरी नाग है, शेषनाग है हमारे पास, अगर हम मानसवाला है, नागिन है, डल है, बूलर है, ये झीलें हैं, नदियों पर ही बनी है हमारे पास, है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर भोपाल की भोजताल की बात कर ले, सर तालाब ही तो नहीं, वहां पर नदी होकर बहती है, कालिया सोत नदी हमारे पास, है ना। तो जहां पर वाटर का पर्टिकुलर क्या है, कनेक्शन रहता है, उसको हम लेक कह देते हैं। इसका एक्सेप्शन जरूर है कि राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं वो इनका अपवाद स्वरूप देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्थान में हर झील से कोई वाटर सोर्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक। बाकी की झीलों से, दुनिया में हर जगह की झीलों से वाटर सोर्स कनेक्टेड होता है, ठीक। तो मैंने अभी तक आपको जो नाम बताए, कई लोग तो भूल ही गए होंगे, है ना। आपका ये ड्यूटी है कि आप इनको ढूंढिएगा कि सर कौन कौन सा है, अवनवन कुंड, क्षिप्रिका, उच्छिका, वाटर पॉट्स, है ना, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ पंख, मुहाना, एस्चुरी, है ना, डेल्टा, ठीक। क्योंकि अगर आप केवल रिटर्न देना जा रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी पीएससी का एग्जाम आ गया है ना। अरे तुम कोई से भी वाले हो, मुझे पता है कि तुम वहां भी भरोगे, हाँ, ठीक। तो उस दौरान अगर हम किसी एग्जाम में जाएं तो प्रॉपर तरीके से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो हमारे पास क्या है, ये नदी तंत्रों के बारे में हमने देख लिया था। इसी में लिखिएगा, प्रदेश में कुल 207, प्रदेश में कुल 207 207 मान्यता प्राप्त नदियां हैं। 207, 214 कई किताबों में 14 मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो डेटा आता है ना, उसमें 207 का डेटा एक दिया हुआ है ना। हिंदी ग्रंथ एकेडमी में तो 206 ही कर दी है। 207 मान्यता प्राप्त नदियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। देखो, प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश की अधिकांश नदियां, प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय, क्योंकि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, पेनिसुला इंडिया का पार्ट हमें देखने को मिलता है ना। तो अधिकांश नदियां कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिएगा, अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करें नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में, नर्मदा नदी तंत्र के बारे में, ठीक। नर्मदा नदी तंत्र साधारणतः हम लोगों ने पढ़ा है और बड़े प्यार से पढ़ा हुआ है कि नर्मदा का उद्गम कहां से हुआ है, अमरकंटक से हुआ है। चलिए, अमरकंटक तो पर्वत श्रृंखला का नाम है, मैकल श्रेणी है, और मैकल श्रेणी में अमरकंटक उस चोटी का नाम है। लेकिन कोई मुझे यह बताएगा क्या कि इस पर्वत श्रृंखला में जो ये चोटी है अमरकंटक, वो किस पर्वत की चोटी है? सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत मैकल श्रेणी है, मैकल सीरीज है। सीरीज का मतलब, श्रेणी का मतलब क्या होता है, कई पर्वतों का ग्रुप, समूह। तो मैकल सीरीज है,
उसमें हमने पा था अमरकंटक चोटी से निकला है, तो चोटी किसी ना किसी पर्वत की तो होगी ना। ये लो, ला कसम तुम लोग ना। हाँ, यहां पर एक चीज आपको, अच्छा पहले ये बताओ, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत अलग अलग है, पक्का ना? और मैकल श्रेणी सतपुड़ा का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि सतपुड़ा के साथ जो घटनाएं हो रही होंगी उसमें विंध्याचल का कोई रोल नहीं है। तो मैकल पर्वत श्रृंखला है जिसकी अमरकंटक चोटी है, तो वो चोटी किस पर्वत की है? अभी अभी क्रिएट करवाया था, विंध्याचल और सतपुड़ा अलग अलग है, फिर से विंध्याचल ठूस दिया। देखिएगा, यहां पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है रिक्स पर्वत, रिक्ष पर्वत, रिक्ष, अरे यार, रिक्ष पर्वत, रिक्ष पर्वत है, और इस रिक्ष पर्वत की चोटी है अमरकंटक, और ये पर्वत जो हिस्सा है वो मैकल श्रेणी का हिस्सा है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है सर हमारे पास? सर मैकल श्रेणी के रिक्ष पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ। ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करें, रिक्ष पर्वत है साहब हमारे पास, नर्मदा पवित्र नदी है ना? पवित्र नदी है तो पवित्रता तो माता के यहां से आती है। तो यहां पर ये जो रिक्ष पर्वत है, रिक्ष पर्वत पर हमारे पास एक कुंड का निर्माण हुआ है जिसे कहा गया है नर्मदा कुंड, और नर्मदा कुंड जिस क्षेत्र में है उसे कहा जाता है माई की बगिया। क्या कहते हैं? माई की बगिया। माई की बगिया वाले क्षेत्र में नर्मदा कुंड, जो कि रिक्ष पर्वत पर स्थित है, और उसके मैकल सीरीज से किसका उद्गम हुआ है? नर्मदा का उद्गम हुआ है। और नर्मदा भारत की प्रमुख पवित्र नदियों में मानी जाती है, यानी कि ये जो पवित्र नदियां अगर होकर बहती हैं तो यहां पर क्या होता है साहब? तीर्थ माने जाते हैं। तो इस क्षेत्र को, जहां से नर्मदा का उद्गम हुआ है, सोन का उद्गम हुआ है, जोहिला का उद्गम हुआ है, इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है सौण तीर्थ। क्या नाम दिया गया है? सौण तीर्थ। ठीक, तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ले जाते हैं। शौण तीर्थ नाम देने का मतलब है कि इस स्थान को क्या कहा गया है? सोने जैसा संपन्न क्षेत्र कहा गया है ना? प्रदेश की मुख्य मुख्य नदियां यहां से उद्गमित हुई हैं, जिसमें नर्मदा है जिसे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। 2017 में से जीवंत नदी का दर्जा दिया गया था। कई जगह पे प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर भी कह देते हैं। वैसे अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है? बेतवा। ठीक, हाँ, ध्यान रखना। साधारणतः अगर हम बात करें तो जब भी प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो बेतवा लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण के आधार पर है ना? और पवित्रता के आधार पर क्या मानी जाती है? नर्मदा मानी जाती है ना? तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है साहब कि सर शौण तीर्थ, नर्मदा कुंड, माई की बगिया, ऋक्ष पर्वत और अमरकंटक श्रेणी के अमरकंटक चोटी से मैकल श्रेणी में किसका उद्गम हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ है कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ठीक, 13-12 किलोमीटर में से 1077 किलोमीटर किस में देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इस 1077 किलोमीटर के अलावा ये जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, ये कहाँ कहाँ पर है सर? ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में हमारे पास फैला हुआ देखने को मिलता है। और जैसे ही ये महाराष्ट्र और गुजरात से होकर पहुंचती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद कहाँ पर पहुंचती है? अरेबियन सी, अरब सागर। और अरब सागर वाले रीजन में क्या है? गल्फ ऑफ खंबात, है ना? या खंबात की खाड़ी। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे खंबात की खाड़ी नाम न देकर क्या दे दिया जाता है? कैम्बे की खाड़ी। ध्यान रखना। ठीक, तो गल्फ ऑफ कैम्बे कह लो
या फिर इसे क्या कह लो, गल्फ ऑफ खंबात कह लो। यहां पर जाकर ये अपना क्या बना लेती है, मुहाना बनाती है। अच्छा, अब ये जो मुहाना बनाती है, इसके मुहाने को भी पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है कि साहब ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। इसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी का निर्माण करती है तो साहब नदियां जब मुहाना बनाती है तो कितने प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? बोला 2 प्रकार की। कौन कौन सी? या तो डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी। ठीक, अब एस्चुरी बना रही है तो भाई साहब एस्चुरी कैसे बनता है? पंजे के आकार का बनता है। हाँ, पाइप आकार का बनता है। चलिए, और अरे गलत बोलो, सही बोलो, बोलो तो। हाँ, देखिएगा, 2 तरीके के आकार बनते हैं, एक डेल्टा होता है और एक एस्चुरी होता है। बेसिक अंतर समझो, है ना। आप क्या है कि चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से ले लेते हो, नहीं, स्पेशलाइजेशन के साथ जवाब देना ना। हमारे सब्जेक्ट में जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, यानी चीजों को सामान्य तरीके से सोचा। स्पेशल होता तो फिर हम यहाँ पर बैठकर कांस्टेबल की या राज्य सेवा आयोग की तैयारी नहीं कर रहे होते, फिर हम भरते किसका एग्जाम? हिस्ट्री के प्रोफेसर के लिए, है ना, या ज्योग्राफी के। वहां स्पेशलाइजेशन आता है, वहां स्पेशल स्टडी है। सिलेबस में सामान्य है, रॉकेट साइंस का है, सोचे। देखिए, जब भी नदी बहती है तो नदी बहने के दौरान जिस भी क्षेत्र से होकर गुजरेगी वो किसी ना किसी मिट्टी वाले रीजन से, पठार वाले रीजन से, पर्वत वाले रीजन से, पत्थर वाले क्षेत्र से होकर गुजरेगी। अब नदी का अपना एक बहाव रहता है, और बहाव में क्या रहता है? सर, एक प्रेशर रहता है या दाब रहता है कि नदी बह रही है तो बह रही है, तो उसका क्या है? अपना एक दबाव के साथ वो बहती है। अब उस प्रेशर के कारण वो जिस जगह से होकर बहती है उस जगह पर अगर मुलायम चट्टाने हैं, है ना, कैसी चट्टाने हैं? मुलायम चट्टाने हैं, तो वो उन चट्टानों का ज्यादा अपर्दन करेगी। और जब ज्यादा अपर्दन करेगी यानी उन चट्टानों को ज्यादा काटेगी, और जब ज्यादा काटेगी तो इसके कारण वो नदी अपने साथ ज्यादा मात्रा में गाद, अवसाद या सेडिमेंट लेकर जाएगी। ठीक, और जब सेडिमेंट लेकर जाती है तो जैसे ही वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपनी कई धाराओं में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आखिरी आखिरी में उसमें गाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो गाद को अपने साथ बहा कर नहीं ले जा पाती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, और वो समुद्र में मिलने से पहले उस गाद को अपने मुहाने पर छोड़ती हुई आगे की ओर कई टुकड़ों में, कई स्ट्रीम्स में या कई वितरिकाओं में टूटकर आगे बढ़ जाती है। तो जब नदी अवसाद छोड़कर समुद्र में मिलती है ना, यानी गाद छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो उस गाद पर बने क्षेत्र को कहते हैं डेल्टा। और जब नदियों में गाद नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो नदी में गाद नहीं है, गाद नहीं है तो नदी का जो प्रेशर होगा, जो फ्लो होगा, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जब नदी में अवसाद की मात्रा कम होती है, ना के बराबर होती है, और वो समुद्रों में तेजी के साथ जाकर मिलती है, इसी के कारण कहा था कि सर एक पाइप नुमा आकार बनाती है। क्यों? टुकड़ों में नहीं टूटेगी, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं है टूटने के लिए। ठीक, तो एक तेज धारा के साथ समुद्र में जाकर मिलती है, उस मुहाने को कहते हैं एस्चुरी। और हमारे पास नर्मदा जो है, नर्मदा एज वेल एज द ताप्ती, ये दोनों के दोनों एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। इनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये कहां से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से। ठीक, और ये जो भ्रंश घाटी वाला एरिया है, ये किसका एरिया है हमारे पास? नर्मदा घाटी का एरिया है। अरे भाई, दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। और लावा से क्या बनती है? कठोर चट्टाने। और कठोर चट्टाने तो अपर्दन कम होगा या ना के बराबर होगा।
और अगर अपर्दन ना के बराबर है तो नदियों में मिट्टी की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी, और नदियों में मिट्टी नहीं तो क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगे। आ गया ना साइकिल घूम के वहीं के वहीं। ठीक, तो जब भी पढ़ा कीजिए इस तरीके से डील किया कीजिए। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, आपको एक इमेज बन गई कि हाँ ऐसा 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 एक कहानी टाइप की। क्लियर? तो कल हम नर्मदा के बारे में कुछ लिखेंगे और बाकी की चीजों को डील करेंगे, है ना? हाँ, अच्छा, कल 9 बजे से साइंस की क्लास है ना, जो अपनी रेगुलर सैटरडे संडे की क्लास चल रही है ना, तो कल साइंस की क्लास है, आइए।